साथियों नमस्कार। आज मेरा मन बहुत द्रवित है और ये दुखी होने का कारण इसलिए भी है क्योंकि मैं भी एक प्रतियोगी छात्र हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने कल जो दिल्ली में घटना घटी है, उससे वाकिफ़ होंगे। किस तरह से उस घटना में हमारे 3 भाई-बहन आज इस दुनिया में नहीं हैं। लोगों को इस बात को सुनकर मैं तो अभी देख रहा था, चिंता ही नहीं है। चिंता इसलिए भी नहीं हो सकती है क्योंकि वो जो भाई थे ना, उनके घर के थोड़ी थे। वो तो उनके यहाँ पूछिए, उन माँ-बाप से पूछिए, जिन्होंने अपने खाने में से कुछ पैसा काट कर उनको दिल्ली भेजा था, एक सपना दिया था और उस सपने को पूरा करने के लिए वो लगे हुए थे। उन माँ-बाप से पूछिए, जिनके 24-25 साल की बिटिया और वो जो लड़का, जब वो रिज़ल्ट देने के अवस्था में पहुँच गए थे, स्थिति में थे, ऐसी स्थिति में उनकी दुखद मौत हो जाती है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग इस न्यूज़ से वाकिफ़ होंगे। घटना क्या है? मैं थोड़ा उस घटने पर आप लोगों से डिस्कस करता हूँ। घटना है, ये दिल्ली की घटना है कल रात की और जो चश्मदीद है, वो चश्मदीद के अनुसार है कि कुछ ही चंद मिनटों में 10 मीटर तक पानी बढ़ गया। ये घटना है एक कोचिंग इंस्टीट्यूट की, जो कि यूपीएससी की क्लास चलाता है वो कोचिंग इंस्टीट्यूट और उसके बेसमेंट में जहाँ पर लाइब्रेरी भी ऐसा समाचार के थ्रू पता चलता है कि वहाँ पर बेसमेंट में लाइब्रेरी भी चल रही थी। उस लाइब्रेरी में कहाँ से अचानक कुछ चंद मिनट में 10 मीटर तक पानी बढ़ गया। सोचिए, ये दिल्ली में हो रहा है। ये देश की राजधानी की घटना है साथियों, जहाँ पर पीएमओ है, प्रेसिडेंट आवास है, वाइस प्रेसिडेंट और अलग-अलग देशों के राजदूत रह रहे हैं। अगर ऐसे एरिया में अचानक कुछ चंद मिनट में 10 मीटर पानी भर जाता है, ये चिंता की बात, ये सोचने की बात है कि आखिर नगर निगम क्या कर रहा था? प्रशासन क्या कर रहा था? ये बहुत दुःख की बात है। आगे हम देखते तो एक घटना है ओल्ड राजेंद्र नगर की। ओल्ड राजेंद्र नगर की घटना है और जब से ये चीज़ें हुई हैं, जो हमारे प्रतियोगी भाई-बहन हैं, छात्र हैं, वो लगातार आंदोलन कर रहे हैं दिल्ली सरकार के खिलाफ। अब आपने अगर न्यूज़ को और फ़ॉलो किया होगा अंदर से, तो देखा होगा ये चीज़ें कोई कह रहा है दिल्ली सरकार, जो कि आम आदमी पार्टी की सरकार है, उसकी गलती है, उसकी का खामियों की वजह से ऐसा हुआ है। कोई कह रहा है क्योंकि जो दिल्ली पुलिस है, वो केंद्र सरकार के अंडर में आती है, होम मिनिस्ट्री के अंदर में आती है, तो उसकी लापरवाही से हुआ है। चर्चा का विषय ये नहीं है साथियों। चर्चा का विषय ये है कि ये घटनाएँ दिन-प्रतिदिन कहीं न कहीं हो रही हैं। कल घटना दिल्ली में हुई है, उसके पहले किसी दूसरे शहर में होती है, ये नित्य प्रत चल रही है और उसमें जो शिकार होता है, वो शिकार कौन होता है? कॉमन आदमी। सोचिए अगर ये जो 3 छात्र हैं, जिसमें एक मेरी बहन है और 2 भाई हैं, अगर ये किसी राजनेता के लड़के होते, तो 24 घंटे में भूचाल आ गया होता। प्रशासन घुटनों पर आ गया होता। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर बहुत दबाव होता है। ये कैसे हुआ? लेकिन चूँकि वो किसी किसान के लड़के हो सकते हैं, किसी मज़दूर के हो सकते हैं, किसी कॉमन आदमी के लड़के हो सकते हैं, इसलिए बस राजनीति के नाम पर लीपापोती हो रही है। आज भी सॉल्यूशन नहीं है। मैं क्यों कह रहा हूँ ऐसा? क्योंकि अगर आपने थोड़ा न्यूज़ देखा होगा, तो मैं आपको थोड़ा पुरानी घटना बता रहा हूँ ये। पुरानी घटना है ये पिछले साल की। ये पिछले साल की घटना है। इसको कटवाना पड़ेगा यार। साथियों पूरा पिछले साल की घटना है। देखिए किस तरह से 61 स्टूडेंट्स हर्ट एज फायर ब्रेक्स आउट इन दिल्लीज मुखर्जी नगर बिल्डिंग। ये पिछले साल मई की घटना, जून की घटना है। 16 जून 2023 की बात है, जब अचानक एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में फायर जो है ब्रेक होता है और 61 लोग जो है फंस जाते हैं उसमें। सोचिए, उसके पहले भी एक और न्यूज मैं आपको बताना चाह रहा हूं साथियों। वो दूसरी न्यूज है, ये सूरत की। ये घटना है मई 2019 की। ये मई 2019 की घटना है, जब अचानक सूरत में एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में वहां भी आग लग जाती है और उस आग लगने से 22 बच्चों की जलकर मौत हो जाती है। फिर भी हमारा प्रशासन, जो हमारी सरकार है, जो हमारी व्यवस्थाएं हैं, वो आज भी मई जून 2019 के बाद में ये चल रहा है जुलाई 2024, अर्थात 5 साल हो गए।
और आज भी सरकार के पास कोई पुख्ता इंतजाम नहीं है कि जो बच्चे अपने घर से अपने मम्मी पापा के सपने को लेकर शहर में जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, उनके जान के लिए कोई सिक्योरिटी हो पाए, कोई सुरक्षा हो पाए, कोई मानक हो। ये घटनाएं कोई पहली थोड़ी ना है, ये अनवरत चल रही हैं। बस यही है कि जगह बदल जाती है और छात्र और जो घटना के फंसने वाले लोग हैं वो बदल जाते हैं। बाकी ये घटनाएं अनवरत चल रही है। और हम अगर आपको किस प्रकार से ये कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है अपना धंधा चला रहे हैं, अगर मैं उस पर थोड़ा डिस्कस करूं तो पिछले साल की न्यूज है, जब सीसीपीए ने जो है वो 20 कोचिंग को, जो यूपीएससी की क्लासेस चला रही हैं, उन 20 कोचिंगों को नोटिस दिया था और ये कहा था कि आपका जो एडवर्टीजमेंट है वो क्या है, वो मिसलीड कर रहा है। और वो कोई छोटी मोटी कोचिंग नहीं थी, जो भारत की टॉप 20 कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, जो अपने आप को सिलेक्शन के लिए गारंटी देते हैं, वो ये टॉप 20 कोचिंग इंस्टीट्यूट्स थे। जिनके यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ से ये टॉपर, हमारे वहां से वो टॉपर। पता चलता है साथियों, नंबर ऑफ सीट्स थी 1000 और नंबर ऑफ अगर कैंडिडेट्स को देखें, अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट का काउंट कर लें तो ये होता है मोर देन 10,000। सोचिए, नंबर ऑफ सीट्स है 1000 और सिलेक्शन के अगर हम कैंडिडेट्स को काउंट कर लें तो नंबर ऑफ जो कैंडिडेट्स होते हैं ये मोर देन 10,000 हो जाते हैं। इस प्रकार से धोखाधड़ी चल रही है। लेकिन दुख की बात यह है कि सरकार किसी भी तरह से क्यों इतना जो है शांत है, क्यों इतना जो है एक्शन ना लेने में जो है कमजोरी दिखा रही है, ये बात जो है समझ से परे है साथियों। हमारी मांग इसलिए भी है क्योंकि बहुत से ऐसे छात्र हैं जो अलग-अलग शहरों में रह रहे हैं और उनकी स्थिति बहुत बदतर है। चाहे वो पानी की बात हो, चाहे वो शुद्ध एयर की बात हो या फिर रहने के लिए वहाँ पर व्यवस्था हो। कहीं-कहीं तो इलेक्ट्रिसिटी का ही इतनी प्रॉब्लम है और इलेक्ट्रिक पोल की तो बात ही ना करिए साथियों। कभी-कभी तो ऐसा महसूस होता है कि ये स्वतंत्र भारत की 75 वर्ष बाद ऐसी घटनाएँ हो रही हैं। अगर स्वतंत्र भारत के 75 वर्ष बाद भी ऐसी घटनाएँ हो रही हैं, कहीं न कहीं राजनेताओं की, प्रशासन की नींद नहीं आनी चाहिए। उनको परेशान होना चाहिए। लेकिन दुःख की बात है कि वो परेशान नहीं हो रहे हैं। हमारी जो माँग है स्टूडेंट की तरफ से, अगर मैं उस माँग को कहूँ साथियों, तो ये है कि अधिकतर कोचिंग संस्थान वो रेजिडेंशियल जो एरिया है, वहीं पर कोचिंग चला रहे हैं। वो कमर्शियल जो उनकी बिल्डिंग होती है, वो कमर्शियल बिल्डिंग नहीं होती है। रेजिडेंशियल एरिया में कोचिंग चलाने का नुकसान इसलिए भी है क्योंकि ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट होते हैं, ये जो रेजिडेंशियल एरिया में इनका एक लिमिटेशंस होता है। इनमें एक मकान में आप 10, 20, 50 अधिकतम 50 लोगों को ही अलाउ कर सकते हैं। लेकिन जब ये बिल्डिंग को रेजिडेंशियल बिल्डिंग को कमर्शियल बिल्डिंग बना दिया जाता है, तो उसमें 4, 500, 600 लोग जाते हैं। इसका नुकसान सबसे ज़्यादा ये होता है कि क्योंकि इसमें एग्जिट और एंट्री जो गेट होते हैं, जो पॉइंट्स होते हैं, वो बहुत लिमिटेड होते हैं। 2, 3, 4 एग्जिट पॉइंट होते हैं, वही एंट्री पॉइंट का भी काम करते हैं। खुदा ना खास्ता कोई घटनाएँ घट जाती हैं साथियों, तो फिर ये लोग जो इसमें होते हैं, वो वहीं के वहीं फँस जाते हैं। जब ऐसा होता है, तो फिर हमारा प्रशासन जगता है अचानक और कार्रवाई करने के लिए बात करता है। लेकिन फिर वो ठंडे बस्ते में चला जाता है। अगर हम आगे बढ़ें, तो देखें कि अधिकतर जो हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, वहाँ पर शॉर्ट सर्किट का जो है कोई इंतजाम नहीं होता है। कभी बताया जाता है ये लूप होल्स हो गए, कभी बताया जाता है वो लूप होल्स हो गए। लेकिन उसका प्रॉपर एक जो मैनेजमेंट होना चाहिए, वो हर मुद्दे पर प्रॉपर मैनेजमेंट की कमी दिखती है। अगर हम चौथी व्यवस्था देखें, तो जैसे अभी ये बात हुई कि कुछ चंद मिनट में 10 मीटर पानी बढ़ गया। हो सकता है वो सीवेज वाटर हो, कहाँ से आया ये तो मुद्दे की बात है। लेकिन हम लोग अक्सर इस बात को देखे होंगे कि जो सीवेज ट्रीटमेंट है, ये वो इसका जो सप्लाई होना चाहिए, जो इसका एक प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए, वो हम हर जगह इसकी कमी पाते हैं। इसके अलावा अगर हम वाटर सप्लाई की बात करें, वाटर सप्लाई की भी व्यवस्थाएं जो हैं वो किसी से छिपी नहीं है। आगे हम देखें तो कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है वो, उनके यहाँ अगर देखा जाए फर्स्ट मेडिकल एड, साथियों मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ, पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि अगर आप कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में सर्वे करवा लीजिए, तो 100 में से 2, 4, 5% ही कोचिंग इंस्टीट्यूट ऐसे निकलेंगे जिनके पास फर्स्ट मेडिकल एड होगा। अदरवाइज किसी के पास ऐसी व्यवस्थाएं नहीं है। भगवान भरोसे चल रहा है सिस्टम। मोटी मोटी पूंजी उनसे ऐंठी जा रही है, उनके माँ बाप से मोटी मोटी पूंजी ली जा रही है, व्यवस्थाएं कुछ नहीं है। अगर हम अगली मांग देखें अपने, तो जो सुधार होना चाहिए व्यवस्था में, वो है कि लिमिट से ज्यादा बच्चों की एक क्लास में अनुमति देना। अगर हम एक मानक देखें,
तो मानक क्या होता है कि एक जो अध्यापक होना चाहिए उस अध्यापक पर 30 बच्चों 40 बच्चे 50 बच्चे मैक्सिमम। लेकिन हमारे यहाँ जो गोरख धंधा चल रहा है उसमें 30-40 बच्चे नहीं होते हैं। अरे कहीं कहीं तो 700-800 बच्चे भी मिल जाएंगे आपको। सोचिए 700-800 बच्चों को बैठने के लिए कितना बड़ा एक हॉल होगा। हो सकता है जो लास्ट बैक बेंचर होगा उसको प्रॉपर टीचर ही ना दिखता हो, उसके लिए 10-20 स्लाइड अलग से लगाई जाती है। अगर ऐसी घटनाएं होंगी, ऐसे व्यवस्था होगी तो घटनाएं तो होना लाजमी है साथियों, आज नहीं तो कल। अगर हम अपना 7 नंबर पॉइंट देखें तो महंगी फीस लेने के बाद भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अभाव है। ये मैं क्यों कह रहा हूं? आजकल देखिए कोई पेन ड्राइव कोर्स दे रहा है, कोई ऑनलाइन क्लासेस दे रहा है, कोई एप्लीकेशन पर क्लास दे रहा है। ऑफलाइन क्लासेस तो ले ही रहे हैं, ये एक अलग गोरख धंधा चल रहा है। फीस कितना रे? लाखों में। रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या? अकाउंटेबिलिटी है कुछ? जीरो। जब आप बच्चे को सपना दिखाते हो, झूठा सपना दिखाते हो महंगी महंगी जो फीस लेकर, तो तुम्हारी अकाउंटेबिलिटी भी तो कुछ होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो कुछ होनी चाहिए कि अगर इतनी महंगी फीस दे रहे हो, अगर हमारे तरह से अगर हम आपको सफलता नहीं दे पाते हैं तो हमें फीस वापस कर देंगे। क्या इन कोचिंग संस्थानों में इतनी भी थोड़ी भी मानवता बची है कि ऐसा कर दें? गट्स है? बिल्कुल नहीं है। उनको सिर्फ एक जो एक बिजनेस प्लान की तरह से रन कर रहे हैं चीजों को, उनसे यही मतलब है। बच्चे ने कैसे 1 लाख रुपए 80,000 रुपए कैसे इकट्ठा किया, उनसे कोई मतलब नहीं साथियों। उनसे मतलब है जो उनका ब्राउचर कह रहा है 6 महीने का इतना फीस, 8 महीने का इतना फीस, 1 साल का इतना फीस। अगर तुम कैपेबल हो, दे सकते हो तो दीजिए, नहीं तो कोई और कोचिंग देखिए। कोचिंग में भी अलग अलग लेवल है। एक कोचिंग का 2 लाख है तो वही कोर्स करवाने कोई कोचिंग 80,000, कोई 50,000, कोई 20,000 में करवा रहा है। ये सब छलावा नहीं है, बच्चों के सपने के साथ धोखा नहीं है तो क्या है साथियों? ये समझने की बात है, ये आत्म मंथन करने की विचार है। हम आप लोगों को समझने की बात है कि हम आखिर इन झूठे वादों में कब तक फंसते रहेंगे। अगर आगे हम देखें तो भ्रामक प्रचार, ये भ्रामक प्रचार तो इतना बड़ा मुद्दा है। कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट क्या करते हैं, सिलेक्टेड स्टूडेंट का लगाते हैं। कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट क्या करते हैं, एक कोई टीचर, उनके पास 1-2 टीचर हैं, उनको लगाते हैं। वो फलाने सर, सक्सेस गुरु। ये टैग कौन दे रहा है सक्सेस गुरु को उनके? क्या वो अकेले किसी एक स्टूडेंट को पास करवा सकते हैं? एक सक्सेस गुरु का उनको टैग कौन दे रहा है? ये भ्रामक प्रचार। इसी में बच्चा कहीं न कहीं जो ग्रामीण क्षेत्र का होता है, जिनको इस फील्ड में आने के लिए अभी इतना जागरूकता मिली नहीं है, जिसका परिवार भी कहीं न कहीं इस चीज़ों से अभी अवेयर नहीं था, वो इन्हीं भ्रामक प्रचार में फँस जाता है और मोटी फीस देने के लिए विवश हो जाता है। आगे देखें साथियों, तो एक नया परंपरा चल रहा है। नई परंपरा क्या चल रही है पता है साथियों? लाइब्रेरी की। पहले देखा जाता था कि लोग रूम में ही एक ऐसा सेटअप बनाते थे कि रूम में ही पढ़ाई करते थे। कोचिंग गए, कोचिंग से वापस आए रूम में। अब एक नया गोरखधंधा चल रहा है, वो है लाइब्रेरी का। इनकी व्यवस्थाएं देख लीजिए तो रुलाई आ जाए। किस प्रकार से इनके यहाँ व्यवस्थाएं होती हैं लाइब्रेरी में, इनका तो कोचिंग से भी व्यवस्था गड़बड़ है। अगर हॉस्टल की बात करें तो इनकी और बदहाल स्थिति है। इनके यहाँ ना प्रॉपर पानी की व्यवस्था है। एक एक फ्लोर पर पता चलता है कि 20-20 बच्चे रह रहे हैं, वॉशरूम की सुविधा 2 है। ये मानवाधिकार का उल्लंघन नहीं है तो क्या है साथियों? ये मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं है तो क्या है? 20 बच्चों पर 2 वॉशरूम दे रहे हो और फीस 8,000, 9,000, 10,000। नॉन एसी अलग है, एसी अलग है, उसको भी कैटेगराइज कर रखे हैं। लाइब्रेरी की बात करें तो लाइब्रेरी अगर विजिट करेंगे दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले कहा, तो रुलाई आ जाएगी। उनके यहाँ तो किस प्रकार से आने जाने की जगह नहीं है, बट चेयर पड़ी हुई है, रैक्स बने हुए हैं। क्यों? क्योंकि उनको पैसे लेना है। उसकी फीस अगर सुन लेंगे तो 2,000, 2,500 रैक का अलग से चार्ज लेते हैं। तो इस प्रकार की व्यवस्थाएं अपने स्वतंत्र देश में चल रही है और सरकार को इससे कोई मतलब नहीं है। ये व्यवस्थाएं, लाइब्रेरी, एक मैं बताऊं अगर सच में, तो लाइब्रेरी एक अलग तरीके से करप्शन का सोर्स बन चुका है। आज तो पहले लाइब्रेरी पब्लिक लाइब्रेरी हुआ करती थी, सरकारें चलाती थी। आज तो हम देखते हैं लाइब्रेरी गोंडा, बलरामपुर, बहराइच जैसे ग्रामीण क्षेत्रों के शहरों में लाइब्रेरी खुल गई है। एक अलग जुनून चल रहा है लोगों में। अगर हम अपने 10 नंबर पॉइंट पर आए तो लड़कों का कोचिंग के बाद अधिकतर समय लाइब्रेरी में जाता है। वहां की स्थिति इतनी गंदी है कि पढ़ाई का तो छोड़ो, बीमारी के शिकार होने की संभावना अधिक है। अगर आप में से साथियों कोई नेहरू बिहार में रह रहा होगा, गांधी बिहार में रह रहा होगा, वजीराबाद में रह रहा होगा, तो वहां की स्थिति क्या है किसी से पता नहीं, छिपी नहीं है। लाइब्रेरी के सामने
नाक को बंद करके जाना पड़ता है, इतना वहां पर पॉल्यूशन है। उसके बाद में भी बच्चे रहने के लिए विवश हैं। ये पढ़ाई करा रहे हो या हमारी युवा जनसंख्या को आप बीमार कर रहे हो। ये डेमोग्राफिक डिविडेंड का यही बेनिफिट मिलेगा। जब हमारा भाई, हमारा जो युवा है वो स्वस्थ ही नहीं रहेगा, तो फिर वो आगे क्या कर प्रोग्रेस करेगा, देश की समृद्धि में उसका क्या योगदान होगा। ये सोचने की बात है साथियों। अगर हम अपने 11 नंबर पॉइंट पर चलें, तो दिल्ली के मुखर्जी नगर जैसा कि हमने बताया, ये जो स्थिति है, ये प्रशासन को चाहिए कि इन एरिया में जाकर वो विजिट करे, और विशेषकर जब थोड़ा बारिश हो उस समय उनको जाना चाहिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि प्रशासन फोर व्हीलर के अलावा टू व्हीलर और पैदल नहीं जा पाएगा। सोचिए वो बच्चे बेचारे इस एरिया में कैसे रहते होंगे। अगर ऐसे एरिया में रहेंगे, बीमार होंगे, ये घटनाएं नहीं घटेंगी, तो सोचिए क्या होगा। अगर हम 12 नंबर पॉइंट में बात करें, तो उसमें देखते हैं ये दिल्ली की घटना नहीं है। आप प्रयागराज के गोविंदपुर में चले जाइए, आप अल्लाहपुर में चले जाइए, आप राजापुर में चले जाइए, छोटा बघाड़ा, बड़ा बघाड़े में चले जाइए आप, यही स्थिति है वहां भी। आधे घंटे बारिश हो जाती है, पानी निकलने की जगह नहीं है। ये दिल्ली की घटना नहीं है साथियों, ये हर शहर की। क्यों? क्योंकि अनप्लान्ड तरीके से सिटी को बसाया जा रहा है। कोई प्लानिंग नहीं है कि अगर ये जो हम सिटी बसा रहे हैं, इसमें अगर इतनी जनसंख्या मान लीजिए 10 लाख है, और इन फ्यूचर अगर ये 10, 20, 30 लाख अगर हो जाएगी, तो हमारा जो सिटी व्यवस्था होगी, जो सिटी प्लानिंग होगा, क्या उस व्यवस्था को बर्दाश्त कर पाएगा? कोई प्लान नहीं है साथियों। इसका कारण है, जो घटनाएं घट रही हैं, उसका एक कारण जो सबसे ज्यादा है, वो है अनप्लान्ड तरीके से डेवलपमेंट का होना। अगर हम अपने 13 नंबर पॉइंट पर चलें, तो हम देखते हैं कि जहां भी लड़के पढ़ने के लिए रह रहे हैं, वहां पर क्या होता है? सबसे बड़ी चीज तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होती है। जहां पर 3 मंजिले का मानक होने चाहिए, वहां 5 मंजिले, 4 मंजिले का मकान बना हुआ है। क्यों? क्योंकि उनको लड़कों से किराया लेना है महंगा। वहां पर देखते हैं हम, तो जो स्वच्छता है, शौचालय की बात करो, किचन की बात करो, या इलेक्ट्रिक वायर की बात करो, इलेक्ट्रिक पोल तो ऐसे हैं जैसे लग रहा है कि वो ट्रांसफार्मर और इलेक्ट्रिक सप्लाई का वो केंद्र बन चुके हों। कोई पता ही नहीं कि वायर, ये जो वायर लटक रहा है, ये वायर का कनेक्शन कहाँ गया है। इस प्रकार से अगर किसी एक मासूम छात्र और छात्राओं के साथ, उसकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ होगा साथियों, तो सोचिए फिर क्या होगा। जो लोग कानून व्यवस्था का उल्लंघन कर रहे हैं, जो कानून को तार तार कर रहे हैं, आखिर उनको सजा कब मिलेगी? ये उन जो 3 बच्चे शहीद हुए हैं, जो इस दुनिया में नहीं हैं, ये उनकी आत्माएं प्रश्न कर रही हैं। उनके माँ बाप जानना चाह रहे हैं कि प्रशासन आखिर कब कार्रवाई करेगा। क्या उनको कुछ चंद लाख रुपए दे देने से वो उनके घर वाले वापस आ जाएंगे? क्या उनके सपने, जो उन्होंने अपने बच्चों के लिए सपना देखा था, क्या वो सपना उन कुछ चंद लाखों में पूरा हो जाएगा? बहुत दुखद बात है साथियों। अगर हम 14 नंबर पॉइंट को देखें साथियों, जो हमारी मांग है, वो ये है स्ट्रीट फूड को लेकर। स्ट्रीट फूड के नाम पर भी एक अलग गोरखधंधा चल रहा है। उसमें किस प्रकार का मसाला प्रयोग किया जा रहा है, किस प्रकार के ऑयल प्रयोग किए जा रहे हैं, जो और फूड जो रॉ मटेरियल्स हैं, वो कहाँ से लिया जा रहा है, कैसे बनाया जा रहा है, कोई मानक नहीं है। क्योंकि बच्चों को 20 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए मिल जाता है इजिली, और जिस प्रकार से उनको लिमिट में एक घर से पैसा आता है, उसी लिमिट में वो रहने के लिए मजबूर हैं, इसलिए वो इस स्ट्रीट फूड का सहारा लेते हैं। इस स्ट्रीट फूड के नाम पर भी जिस प्रकार से तमाम चीजें चल रही हैं, वाटर सप्लाई की हमने बात किया ही, कि जो वाटर सप्लाई चल रही है और लोग कहते हैं ये पीने वाला पानी है, वो पीने की बात छोड़ दो, नहाने लायक नहीं होता। उस वाटर सप्लाई से ही कितने प्रकार के स्किन डिजीजेज होते हैं, वो तो बच्चे जानते हैं। हम लोग सब न्यूज़ फॉलो अप करते हैं, हम देखते हैं कि जो सप्लाई का पानी छोड़िए, दिल्ली शहर में कैसे लोग आरओ के पानी से अपनी गाड़ियों को धो रहे होते हैं। जो पानी हमारे लिए पीने के लिए अवेलेबल नहीं होता है, उनसे कुछ ऐसे भी लोग हैं इस शहर में, इस देश में, कि जो अपने गाड़ी व्हीकल को धोने के लिए, सफाई के लिए उसको यूज करते हैं। इस प्रकार से अप्स एंड डाउन जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में है, क्या ये देश के तरक्की का मानक हो सकता है साथियों? ये विचार करने की बात है। अगर हम आगे साथियों बात करें, तो जो ये सब चीजें व्यवस्थाएं होती है, उससे क्या होता है, जो बच्चे होते हैं वो परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास पैसे बचते ही नहीं है। इतने महंगी कोचिंग इंस्टीट्यूट, उसके बाद में फिर लाइब्रेरी, फिर हॉस्टल, और उसके बाद में और जो पेपर कापी पेन का जो उनका खर्चा है। अगर अपने 16 नंबर पॉइंट से पर बात करें, तो देखें अधिकतर कोचिंग संस्थान क्या है, वो उनके पास एनओसी ही नहीं है।
नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो होता है वो है ही नहीं, बिना एनओसी के ही धड़ल्ले से उनका अपना कोचिंग संस्थान चल रहा है। क्यों? क्योंकि हो सकता है उनका प्रशासन से बैकडोर से अनुमति हो, प्रशासन उनको अलाउ किया होगा, ऑब्वियस सी बात है, तभी तो वो चला रहे हैं। बड़े-बड़े बैनर्स लगते हैं, बड़े-बड़े उनके जो है प्ले कार्ड्स लगते हैं, तमाम कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के, तो तभी हो रहे हैं क्योंकि उनको कहीं न कहीं प्रशासन की तरफ से उनको अनुमति मिली होती है। तो जैसा कि साथियों हमने बताया कि जो स्थिति है, वो जो घटनाएँ हमको कल दिल्ली में दिखाई दी, वो केवल दिल्ली में ही नहीं, ये देश के अलग-अलग शहरों में, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो कोटा हो, चाहे प्रयागराज हो, चाहे वो लखनऊ हो या पटना हो, कानपुर, बेंगलुरु, चंडीगढ़, कहीं भी ये घटनाएँ जब हो जाती हैं साथियों, तभी हमारे नेता, प्रशासन, मंत्री जो हैं, वो सक्रिय होते हैं। उसके पहले किसी की नींद नहीं खुलती है। इतने वो बिज़ी होते हैं कि ये नहीं पता होता है कि एक बार छात्रों के बीच में जाकर छात्र कैसे रह रहे हैं अलग-अलग जगहों पर, हमारे मज़दूर भाई कैसे रह रहे हैं, थोड़ा उनके स्थिति को हम देखें। जब कैमरा वहाँ लेकर मीडिया वाले पहुँचे, तभी हमको स्थिति ना पता चले, हमारी भी ज़िम्मेदारी बनती है। साथियों इसीलिए तो हमने अपने यहाँ 3 टियर व्यवस्था किया है। पंचायत स्तर पर, नगर निगम स्तर पर, स्टेट लेवल पर, फिर सेंट्रल लेवल पर, ताकि कहीं भी चीज़ें हौच-पौच ना रहें। सिस्टम में एक सिस्टमैटिक व्यवस्थाएँ बनी रहें। इसीलिए तो हमने 3 टायर व्यवस्था अपनाया था साथियों। आगे हम देखें अगर बात करें, तो क्या होता है? आखिरकार घटना होने के बाद प्रशासन क्यों जाँच करता है? घटना होने से पहले अवैध गतिविधि को कौन प्रश्रय देता है? बहुत बड़ा प्रश्न है। कि जब ये घटनाएँ हो जाती हैं, तभी प्रशासन जो मंत्री नेता हैं, वो सभी सक्रिय होते हैं। आखिर उसके पहले क्या देश में हो रहा है उनको पता नहीं होता है? क्या संवेदना और सहानुभूति दिखाने से समाधान हो सकता है? सबसे जो बड़ा प्रश्न है, वो यही है कि अब लोग कह रहे हैं, मृतक व्यक्ति की आत्मा को शांति मिले। अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि की बात करते हैं। क्या ये लिख देने से इतना पर्याप्त होगा? बिल्कुल नहीं। अगर हम आगे देखें, तो सरकार जब तक कोचिंग संस्थानों, हॉस्टल, लाइब्रेरी और उनके जो मालिक हैं, उनके मालिक को स्ट्रिक्ट एक्शन के लिए चेतावनी नहीं देगी, अवैध जो संचालक कर रहे हैं, उन पर जब तक नकेल नहीं कसे जाएगी, गरीब बच्चों की जान की कीमत नहीं समझेगी, तब तक ये घटनाएँ होती रहेंगी। आज कोई और हुआ है, कल कोई और होगा और परसों कोई और होगा। ये घटनाएँ रुकने वाली नहीं है साथियों। मैं अपने वीडियो के एंड में कुछ चंद लाइनें बोलना चाहूँगा। वो ये है कि देखोगे तो हर मोड़ पे मिल जाएँगी लाशें, ढूँढोगे तो इस शहर में कातिल ना मिलेगा, एक आँसू भी हुकूमत के लिए खतरा है, तुमने देखा नहीं आँखों का समुंदर होना, धुआँ जो कुछ घरों से उठ रहा है, न पूरे शहर पर छा जाए तो कहना, कुर्सी है, तुम्हारा ये जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? ये मेरी लाइनें नहीं है साथियों, ये आप सभी की लाइनें हैं। ये प्रशासन से बहुत गहरे प्रश्न पूछती हैं, हमारे नेताओं से, हमारे विधायकों से, हमारे मंत्रियों से कि केवल 5 साल पर एक बार ही हम लोगों के हितों की जानकारी के लिए हमारे दरवाजे पर मत आइए। हमारी ज़िंदगी में डेली बेसिस पर क्या चल रहा है, अगर आप हमारे जनप्रतिनिधि हैं, आप हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो आपको अवेयर होना चाहिए साथियों। मेरे प्रशासन से, सरकार से बहुत विनम्र आग्रह है कि आप जगिए और कुछ ऐसी कार्रवाई कीजिए कि जो एक मिसाल बने और भविष्य में ऐसी घटनाएँ करने के लिए कोई हिमाकत न कर सके, ऐसी व्यवस्था बनाइए। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो दिल्ली में कल घटना घटी है, वो अंतिम होगी, आगे ऐसी घटनाएँ नहीं होंगी। आगे किसी भी माँ-बाप को इस बात का रोना नहीं आएगा कि उसने अपने बेटे को, अपनी बेटी को पढ़ने के लिए भेजा था और वो दुखद रूप से अब इस दुनिया में नहीं है। बाकी साथियों मैं आप पर छोड़ता हूँ कि आप इस दुखद घटना के बारे में क्या सोचते हैं? क्या अपनी राय रखते हैं? और अगर आपके कुछ सुझाव हों तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। लेकिन साथियों, अपने अधिकार के लिए थोड़ा-सा आप भी अवेयर होइए और कृपा करके उन जगहों पर बिल्कुल ना रहिए, जहाँ पर आपकी जान को खतरा हो। मैं मानता हूँ कि हर घर से एक समान पैसे नहीं मिलते हैं, हर घर से एक समान व्यवस्थाएँ नहीं मिलती हैं, लेकिन साथियों एक बात तो सही है कि जान की कीमत से वो बहुत छोटी चीज़ें हैं।
तो आप सभी लोगों से भी साथियों, जो हमारे प्रतियोगी छात्र छात्राएं, जो हमारे भाई बहन पढ़ रहे हैं, उनसे विनम्र आग्रह है, कृपया कोचिंग संस्थान हो, हॉस्टल हो, लाइब्रेरी हो, उनको चुनने से पहले कुछ बेसिक, जो एक मानक होता है, जो आपकी बेसिक नीड होती है, आप एटलीस्ट उसको जरूर देख लें, क्योंकि सबसे पहले जिम्मेदार तो आप ही हैं। नमस्कार।